सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। डॉक्टर अंबेडकर संदेश नियमित तौर पर आपको मिलता है आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। हम आपको बता दें, डॉक्टर अंबेडकर संदेश के तहत हम बाबा साहब का क्रांतिकारी स्पीच बाबा साहब के ही शब्दों में लेकर आप सभी तक उपस्थित होते हैं। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत ही क्रांतिकारी होने वाला है। यदि आप जानना चाहते हैं कि महार तालाब की पृष्ठभूमि क्या थी, महार तालाब के सत्याग्रह की पृष्ठभूमि क्या थी, तो आज हम ऐसा ही स्पीच लेकर उपस्थित हो चुके हैं, ऐसा ही क्रांतिकारी संदेश लेकर उपस्थित हो चुके हैं जो महार सत्याग्रह के संबंध में है। महार सत्याग्रह होता है 25, 26 और 27 दिसंबर, 3 दिवसीय सत्याग्रह किया जाता है। हम आपको ये भी बता दें कि ये जो सत्याग्रह किया जा रहा है 19-20 मार्च 1927 को चवदार तालाब का आंदोलन किया गया था और उसमें हमारे सभी आंदोलनकारियों पर किस तरह से खून खराबा किया गया था स्पृश्यों के द्वारा, तो उसको लेकर बाबा साहब ने पहले ही ठान लिया था कि हमें एक सत्याग्रह इसी जगह पर करना है। और अपने संकल्प के मुताबिक बाबा साहब तब से लगातार बहुत सारी मीटिंग्स, बहुत सारे सेमिनार, रैली, महारैली का आयोजन कर चुके थे सत्याग्रह की तैयारी के क्रम में। तो उसी तैयारी के क्रम को लेकर आज ऐसा पत्र लेकर हम उपस्थित हुए हैं। बाबा साहब जो जारी करते हैं आम जनमानस के लिए, जो सत्याग्रही लोग हैं उनके लिए एक पत्र जारी करते हैं। तो आखिर क्या कुछ कहते हैं उस पत्र में, पूरा पत्र के माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर संदेश आप समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ क्या है महार सत्याग्रह का उद्देश्य क्या है, ये भी आज ही क्लियर हो जाएगा। तो आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत खास होने वाला है। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप एक बड़ा संदेश बाबा साहब का ले सकें। आइए शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत खास होने वाला है और हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हमेशा की भांति प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत से। विषय हम आपको बता दें, महार सत्याग्रह परिषद। सिर्फ विषय यही है, महार सत्याग्रह परिषद। चूँकि महार सत्याग्रह परिषद का गठन बाबा साहब के द्वारा किया गया और इसके अंतर्गत 3 दिवसीय सत्याग्रह का आयोजन किया गया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 के माध्यम से हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं। आज पहला भाग पेज नंबर 94 से 97 तक हम आपको बता दें, ये महार सत्याग्रह की पूरी कार्रवाई पेज नंबर 94 से लेकर खंड 38 में, पेज नंबर 94 से लेकर पेज नंबर 128 तक पूरा डिटेल है। तो स्वाभाविक सी बात है, सिंगल वीडियो में लाना ये बहुत मुश्किल है। कई घंटों का ये वीडियो बन सकता है जो कि आप देख नहीं सकते हैं। ऐसे में छोटे छोटे भाग करके हम इन वीडियोज के माध्यम, छोटे वीडियोज के माध्यम से इस पूरी कार्रवाई को, महार सत्याग्रह परिषद की पूरी कार्रवाई को हम आपके समक्ष रखने वाले हैं। उसी का आज पहला भाग है। पहला भाग इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि पहले भाग में पूरे सत्याग्रह का क्या उद्देश्य है वो निश्चित रूप से समझने में मदद मिलेगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप महार सत्याग्रह परिषद का पूरा उद्देश्य बखूबी समझ सकें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम ये वीडियो जो है 9 भागों में लेकर उपस्थित होंगे। उसी का आज पहला भाग है। हम आपको बता दें, महार सत्याग्रह संग्राम की तैयारी के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पत्रक प्रकाशित किया था। उसमें कहा गया था कि सत्याग्रह के लिए अस्पृश्य पूरी तरह से तैयार रहें। ये संदेश देने वाला पत्र इस प्रकार था। आइए देखते हैं क्या पत्र में बाबा साहब ने लिखा है। एक बहिष्कृत हितकारिणी सभा की ओर से महार में 25 दिसंबर 1927 से सत्याग्रह प्रारंभ होगा। बाबा साहब कहते हैं कि महार के इस सत्याग्रह की मदद कीजिए। जिन्हें कुलवंत है वे त्वरित हाजिर हों, उपस्थित ना हो तो आगे कष्ट भुगतने होंगे। सभी अस्पृश्यों को बताया जाता है
कि दिनांक 25 दिसंबर 1927 को महाड़ में एक सभा का आयोजन करना तय हुआ है। हो सकता है कुछ लोग ये पूछेंगे कि पिछले मार्च महीने की 19 तारीख को महाड़ में सभा ली गई थी, सो एक बार फिर उसी जगह सभा लेने में क्या तुक है? ये एक ऐसा प्रश्न है जो हमारे आपके मन में भी कभी कभी हो सकता आ जाए। जब हम पूरे सत्याग्रह को, महाड़ तालाब के आंदोलन को और ये पूरी कार्रवाई को हम समझने की कोशिश करते हैं तो एक प्रश्न स्वाभाविक सा उठता है। वो उस समय तत्कालीन जो पब्लिक होगी उसके मन में ये प्रश्न जरूर उठा होगा, इसलिए प्रश्न उठने से पहले ही उसका सॉल्यूशन बाबा साहब दे देते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि हो सकता प्रश्न ये हो कि 19 तारीख को महाड़ में सभा ली गई थी, सो एक बार फिर 19 तारीख यानी कि 19 मार्च 20 मार्च को सत्याग्रह हुआ था। चबदार तालाब का आंदोलन किया था, पानी पीने का आंदोलन किया था बाबा साहब ने, और उसकी परिणति ये क्या हुई इसी पत्र में बाबा साहब अभी बताते हैं। तो बाबा साहब कहते हैं इसका जवाब है कि चबदार तालाब का पानी पीने का उपक्रम हमारे कुछ जाति बंधुओं ने किया था। तब उनका विरोध करने वाले लोगों ने उन्हें ऐसा करने से मना करने के उद्देश्य से उनके साथ मारपीट की थी। मारपीट करने वाले इस प्रश्न गुंडों को 4 महीनों की जेल के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। दोनों पक्षों के नज़रिए से न्यायालय का निर्णय महत्वपूर्ण है। अस्पृश्य लोगों के मन में भावना थी कि अस्पृश्य लोगों को चबदार तालाब पर पानी पीने न देना उनका अधिकार है। अब इस भावना को कोई आधार नहीं रहा। अब अगर फिर हमारी राह रोकेंगे तो उन्हें हवालात की सैर करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई संदेह नहीं। इसी प्रकार अस्पृश्यों के मन में जो भावना थी कि उन्हें चबदार तालाब पर पानी लेने जाने का अधिकार नहीं है, अब वह दूर हो गई है। वे जान गए हैं कि चबदार तालाब पर अब अधिकार प्रस्थापित हो। अगर ऐसा नहीं होता तो जिन्होंने हमें तालाब पर जाने से रोका उन्हें सज़ा नहीं होती, बल्कि तालाब पर जाने वालों को यानी कि हम लोगों को सज़ा होती। तो यहाँ पर बाबा साहब बहुत क्लियर कट मैसेज देते हैं कि जब चबदार तालाब का आंदोलन हुआ था 19-20 मार्च 1927 को, तो उसमें अस्पृश्य गुंडों ने हमारे अस्पृश्य बंधुओं पर हमला किया था, खून खराबा किया था, मारपीट की थी। और ऐसे में अस्पृश्य लोगों को जिन्होंने हमला किया था उन्हें 4 महीने की जेल की हवा खानी पड़ी। तो बाबा साहब यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि गलती उनकी थी। गलती उनकी ये थी कि चबदार तालाब जो है वो सभी के लिए समान रूप से खोला जाना चाहिए, चाहे वो अस्पृश्य हो चाहे स्पृश्य हो। यानी कि अस्पृश्यों का संवैधानिक अधिकार एक तरह से चबदार तालाब पर हो गया। ये भावना जो अस्पृश्यों के अंदर थी कि चबदार तालाब पर हमें जाने का अधिकार नहीं है, अब ये क्लियर हो गया, क्योंकि उन्हें तो सज़ा हुई नहीं। चबदार तालाब आंदोलन करने के एवज में अस्पृश्यों को कोई सज़ा नहीं हुई। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि संवैधानिक अधिकार यहाँ पर प्राप्त हो गया। अस्पृश्यों को बाबा साहब क्लियर करते हैं। बाबा साहब आगे कहते हैं कि कानूनन अब हमारा अधिकार स्थापित हो चुका है, उसे हर रोज़ की दिनचर्या का हिस्सा बनाना अभी बाकी है। मतलब आंदोलन के समय तो हम चबदार तालाब पर गए, पानी पीने का कार्य किया, पानी भरने का कार्य किया, पानी छूने का कार्य किया, लेकिन अभी उसका यूँ कहें कि दिनचर्या नहीं बन पाई। तो दिनचर्या नहीं बन पाई, इसके लिए क्या होना चाहिए? तो बाबा साहब कहते हैं 25 दिसंबर के दिन जो सभा बुलाई गई है वह इस प्रकार की दिनचर्या बनाने की आदत डालने के उद्देश्य से ही बुलाई गई है। बहुत बड़ा उद्देश्य यहाँ पर बाबा साहब क्लियर कर देते हैं। इस सभा में उपस्थित रहने से किसी को डरना नहीं चाहिए, साथ ही किसी भी सनातन धर्मी आदमी का स्वार्थ से उपजा उपदेश सुनने की भी ज़रूरत नहीं है। ये मसला इंसानियत का है। स्पृश्य लोगों द्वारा हम पर जो पैदाइशी अपवित्र होने का आरोप लगाया गया है उसे हमें धो डालना है। ऐसा नहीं कि ये कलंक केवल हम पर ही है, जिन सुशील माता पिता के घर हम पैदा हुए हैं उन पर भी ये कलंक लगाया गया है, उसे हटाना दूर करना हर सुपुत्र का कर्तव्य है। बाबा साहब कहते हैं कि अगर आप सुपुत्र हैं, अच्छे पुत्र हैं अपने माता पिता का, चूँकि ये कलंक माता पिता पर भी लगाया गया है, ऐसे में हम अच्छे पुत्र होने के नाते, बेटे होने के नाते हमारा ये दायित्व बनता है कि इस कलंक को हम
हटा दें। इसी कर्तव्य को निभाने के लिए मेरी विनती है कि आप सब लोग इस परिषद में उपस्थित रहें। इस काम के लिए धन की ज़रूरत है। जो लोग धन या अनाज देकर सहायता कर सकते हैं वे अवश्य ही सहायता करें। सम्मानित साथियों, आप देख रहे हैं ना, महार सत्याग्रह आंदोलन होने जा रहा है और 25 दिसंबर को 1927 को बाबा साहब यहाँ पर आह्वान करते हैं, पत्र जारी करके बाकायदा, कि हमें धन की ज़रूरत है और जो लोग धन नहीं दे सकते, अनाज दे सकते हैं तो अनाज की सहायता करेंगे। क्योंकि 3 दिवसीय कार्यक्रम है, 3 दिवसीय सत्याग्रह है, तो उसमें खाने पीने की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो अनाज भी आप दे सकते हैं। बाबा साहब कहते हैं, जिस काम के लिए हमारे हस्ताक्षर वाले खत और रसीदें लेकर स्वयंसेवक घूम रहे हैं, जो मदद देनी हो उन्हें दें, वे उसे हम तक पहुंचाएंगे। अब मदद के तौर पर आप जो भी देना चाहें वो उन्हें दें और रसीद लें। यहाँ बाबा साहब कोई ये नहीं, एक लिमिटेशन जारी नहीं करते हैं कि कितना पैसा आपको देना है, कितना अनाज देना है, बल्कि वो कहते हैं जितना आपको देना हो, जितनी आपकी श्रद्धा हो, क्षमता हो, उसके अनुरूप आप दें। यहाँ पर ये बात बाबा साहब स्पष्ट तौर पर कहते हैं। या आप अपनी मदद सचिव बहिष्कृत हितकारिणी सभा दामोदर हाल परेल मुंबई इस पते पर भेज दें, ऐसी विनम्र विनती है। आपका विनम्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर MA PhD बार एट लॉ MSc अध्यक्ष। तो इस तरह से बाबा साहब यहाँ पर कहते हैं और पूरा अपना नाम लिखकर इस तरह से पूरा पत्र जारी कर देते हैं। यहाँ एक बात क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, बाबा साहब ने एक सूची जारी की कि ये सदस्य हमने नामित किए हैं और इन्हीं को आप सहयोग राशि देंगे। तो राजमान्य राजेश्री शिवराम गोपाल यादव, राजमान राजेश्री संभाजी तुकाराम पौंडकर, राजमान्य राजेश्री बालाराम रामजी अम्बेडकर। स्टार यहाँ इसलिए लगा है बालाराम रामजी अम्बेडकर का इसी दौरान, यानी कि 12 नवंबर सन 1927 को निधन हो जाता है। सम्मानित साथियों, उस समय बाबा साहब एक कार्यक्रम में थे जो कि अमरावती में था और वहाँ पर एक स्पीच दे रहे थे। उसी दौरान बाबा साहब को ये जानकारी होती है कि राजमान्य राजेश्री बालाराम रामजी अम्बेडकर अब हमारे बीच नहीं हैं। ये बालाराम रामजी अम्बेडकर थे कौन? ये बाबा साहब के बड़े भाई थे जो यहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा आंदोलन में लेते थे। लेकिन आखिर आपका नाम यहाँ पर क्यों आया? तो चूँकि एक पत्र बाबा साहब ने जारी किया, तो ये पत्र 12 नवंबर 1927 से पहले जारी किया गया था, इसलिए उनका नाम पत्र में छप चुका था। सम्मानित साथियों, इसीलिए नाम यहाँ पे है और स्टार यहाँ लगा हुआ है। तो ऐसे कई नाम हैं जो आपके सामने हम प्रदर्शित कर रहे हैं, आप स्वयं अवलोकन कर सकते हैं। ये कुछ नाम हैं जो आप देख सकते हैं, इन्हें बाबा साहब ने सदस्य नामित किया था। और इस तरह से यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। ये 3 दिनों तक चलने वाली महार परिषद 25, 26, 27 दिसंबर 1927 को हुई थी। सभा की तैयारी का जिम्मा राजमान्य अनंत विनायक चित्रे को सौंपा गया था। महार सत्याग्रह में चित्रे जी ने बेहद सक्रिय भूमिका निभाई। उनकी सेहत को देखते हुए किसी के मन में ये आशंका उठ सकती थी, क्या वे इतनी बड़ी जिम्मेदारी को निभा पाएंगे? लेकिन जिस सत्याग्रह कमेटी ने राजमान चित्रे को ये जिम्मा सौंपा, वे जानते थे कि उनमें कितनी चेतना भरी हुई है। परिषद के लिए राजमान्य चित्रे ने जो काम किया उसे देखने वालों को भी उनकी काबिलियत पर भरोसा हुआ है। परिषद की सफलता का सारा श्रेय राजमान्य चित्रे को ही जाता है। बाबा साहब देखिए यहाँ श्रेय दे रहे हैं। राजमान्य चित्रे 15 दिन पहले ही महार पहुँच गए थे, आप समझ सकते हैं। 25 दिसंबर से कार्यक्रम था, सत्याग्रह था, 10 दिसंबर को ही राजमान्य चित्रे पहुंच जाते हैं अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए। तो कैसे हमें जिम्मेदारी को संभालना है, समझना है, ये यहाँ पर आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बहुत कुछ सीखने का अवसर हम सभी को मिल रहा है। कुछ युवा लोगों के अलावा उन्होंने महार के सभी इस प्रश्न को सत्याग्रह के खिलाफ पाया। परिषद के कार्य में बाधा खड़ी करना और गांव में परिषद को किसी तरह का कोई सामान न मिले, इस बारे में गांव वालों के षड्यंत्र का उन्हें पता चला। तब उन्होंने अपने कायस्थ जाति के युवाओं को साथ लेकर लोगों को अपना काम पूरा करने की ठानी। शांताराम पोतनीश, केशवराव देशपांडे,
राज्यमान्य वामनराव पत्की, कमलाकर टिप्पणीस आदि लोगों ने उनकी खूब सहायता की। इसमें विशेष रूप से राज्यमान्य पत्की ने बहुत मदद की। उनकी मदद के बगैर परिषद के लिए जरूरी सामग्री मिल ही नहीं पाती। कई चीज़ें परिषद उधार भी ले सकती थी, लेकिन गांव के लोगों का विरोध होने के कारण हर चीज़ खरीद कर लानी पड़ी। तो यहाँ पर आप एक चीज़ और महसूस कीजिए कि बाबा साहब जिस समय आंदोलन कर रहे थे, आज वो हम किस तरह से पूजनीय आदरणीय उन्हें मानते हैं। बाबा साहब हमारे दलितों के मसीहा के रूप में हम उनको मानते हैं। यूँ कहें कि हम कई बार तो उन्हें भगवान के समक्ष उपाधि देते हैं, भगवान के समक्ष उनको मानते हैं। तो ऐसे में आप सोचिए, उस समय बाबा साहब इतना ईमानदार प्रयास कर रहे थे, महार सत्याग्रह आंदोलन, और बावजूद इसके उस समय बाबा साहब का विरोध था गांव के अंदर। सोचने वाली बात है, जब बाबा साहब का विरोध लोगों ने किया तो आजकल अगर आप मिशन का कार्य करते हैं तो विरोध आज भी आपका हो सकता है, इसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा। आप कभी भी ये मान कर न चलें कि जब कभी हम कोई आंदोलन करते हैं तो हमें स्मूथ रास्ता मिलेगा और हमें किसी तरह का विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए इस चीज़ के लिए भी हमें हमेशा तैयार रहना होगा। किसी तरह का, किसी लेवल का अगर विरोध होता है, आप अगर ईमानदार प्रयास कर रहे हैं, समाज के हित में है, डॉक्टर अंबेडकर मिशन के हित में है, तो ऐसे में आपको उस कार्य को निरंतर जारी रखना चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए। तो बाबा साहब यही संदेश आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हमें मिलता है। बाबा साहब कहते हैं इस कारण परिषद का खर्चा बढ़ा। हालांकि सोना देकर भी जहां चीज़ें खरीदी नहीं जा सकती थी, वहां इतना बढ़िया इंतजाम कैसे किया गया, यही बड़े आश्चर्य की बात है। इतने बढ़िया इंतजाम के लिए राज्यमान्य पत्की को जितना भी धन्यवाद दें कम है। उनका साथ देने के लिए पुणे से श्री घाटगे, राजमान्य थोराट, भानगर से राज्यमान्य भानगरकर जमींदार दिनांक 24 को महड़ आए थे। वहाँ इकट्ठा हुए प्रतिनिधियों को अनुशासन सिखाना, सबके खाने का इंतजाम करना आदि कठिन काम उनके जिम्मे सौंपे गए थे। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी इतने बढ़िया ढंग से निभाई कि सब लोग देखते रह गए। इस सभा का महत्व भांप कर 19 तारीख से ही कलेक्टर, जिला पुलिस सुपरिंटेंडेंट आदि अधिकारी लोग महाड़ आकर रुके थे। 23 तारीख से प्रतिनिधियों का आना शुरू हो गया। 25 दिसंबर से कार्यक्रम था, लेकिन 23 तारीख से ही आना शुरू हो गया प्रतिनिधियों का, और 25 तारीख को इस समुदाय में लोगों की संख्या 10,000 से अधिक हो गई थी। इस दौरान 25 तारीख को अस्पृश्यों को तालाब पर जाने से मना करने वाला आदेश कलेक्टर से नहीं मिलने वाला है। ये जानने के बाद इस प्रेस लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर और अन्य 4 अस्पृश्यों पर महाड़ के दीवानी न्यायालय में फरियाद दाखिल की थी और न्यायालय में अर्जी दाखिल कर 25 तारीख को अस्पृश्य लोग चबदार तालाब पर इकट्ठा न हो, इस आशय का मनाही आदेश न्यायालय से प्राप्त कर लिया था। इस कार्रवाई के कारण कलेक्टर नाराज हो गया था, लेकिन दीवानी अदालत की अवमानना न हो इसलिए उन्हें अपनी पुरानी नीति में कुछ बदलाव करना पड़ा। हालांकि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 144 के तहत भी अपने अधिकार के तहत मनाही का आदेश निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। आखिर तक साम दाम मार्गों का अवलंब किया गया, ये विशेष रूप से ध्यान में रखने की बात है। हालांकि 23 तारीख से परिषद के कैंप में सुबह शाम उपस्थित रहकर कलेक्टर ने लोगों को उपदेश देकर सत्याग्रह से पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन उपदेश करने के बाद जब वे पूछते कि आप जिले के कलेक्टर की बात मानेंगे या डॉक्टर अंबेडकर की, तो हर बार उन्हें यही जवाब मिलता कि हम अंबेडकर की बात मानेंगे। ये अंतिम लाइनें कितनी सुखद हैं, आप समझिए इस बात को। जब कभी ये प्रश्न उठता कि आप डीएम साहब की बात मानेंगे या बाबा साहब की बात मानेंगे, तो जनता कहती थी कि हम बाबा साहब की बात मानेंगे। तो ये बहुत बड़ा अटूट विश्वास जो बाबा साहब पर आम जनमानस ने दिखाया, निश्चित रूप से काबिल तारीफ़ है और उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। किस तरह से विश्वास आम जनमानस का बाबा साहब ने जीता, उनके त्याग समर्पण को कभी भी आने वाली पीढ़ी नहीं भुला सकती। सामान्य साथियों, और क्या कुछ हुआ, अभी महाड़ सत्याग्रह तो पूरा बाकी है, अभी तो सिर्फ रूपरेखा रखी है। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में जो पहला भाग है, इसके 9 भाग लेकर हम उपस्थित होंगे।
पहला भाग उपस्थित लेकर हो चुके हैं, जो यहाँ पर समाप्ति की ओर है। इससे पहले कि हम डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करें, हम आपको बता दें बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिकी सेंटर बनाने की है। इस पर इस समय लगातार काम चल रहा है। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज़ का नई दिल्ली द्वारा, साथ ही साथ बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति जिसके नाम से अकाउंट है, और साथ ही साथ ऑल इंडिया डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के माध्यम से निर्माणाधीन बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप होगा। यहाँ पर पूरे देश के बुद्धिजीवी एकत्र होंगे आने वाले समय में और समाज के हित में रणनीति तैयार करने का काम किया करेंगे। यदि आप भी चाहते हैं कि ऐसे ऐतिहासिक वैचारिकी सेंटर में आपका भी अमूल्य योगदान हो, तो आपका भी हार्दिक स्वागत है। इसी के साथ हम आपको बता दें आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम आप तक पहुंचाने में सफल रहे। मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय महासचिव आवाज़ का नई दिल्ली, साथ ही साथ यहाँ पर परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी जो कि लगातार संकलन कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश का, संकलनकर्ता के रूप में आपका तहे दिल से साधुवाद व्यक्त करते हुए आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज़ का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।